ड्रामा की स्टारिंग जिया के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो अचानक से एक नॉवेल में आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि वो एक बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर बन गई है, जिसे उसकी फैमिली भी पसंद नहीं करती और उसका फियांसी भी नहीं। और उसका फियांसी उससे अपनी शादी तोड़ना चाहता है। जिया सोचती है कि मैं उस टाइम पर पहुंच गई हूँ जब वो उसने शादी तोड़ने की बात कर दिया था और फिर मैंने पानी में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, पर फिर मुझे रेस्क्यू कर लिया गया। अब तभी सिस्टम यहाँ जिया को उसका टास्क बताने लगता है कि वो अगर अपनी खुद की फैमिली और अपनी फियांसी को खुद से नफरत करवा लेगी और 100% वैल्यू कंप्लीट कर लेगी तो टास्क कंप्लीट करने पर उसे रिवॉर्ड मिलेगा कि वो 10 बिलियन अपनी असली दुनिया में लेकर जा सकती है। जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर अब मैं अपने काम पर लग जाती हूँ, सभी को अपने आप से नफरत करवाने में। फिर इतने में मेड जिया को बताती है कि उसका फियांसी लुचिन यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हुआ है। तो फिर जिया तुरंत ही लुचिन के पास पहुँचती है और उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है। तभी वो उसे रूडली कह देता है कि ये लो, मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी यहाँ तोड़ने के लिए आया हूँ, तुम मेरा मैरिज सर्टिफिकेट वापस करो और हमारी एंगेजमेंट यहीं पर ही ख़त्म होती है और बदले में मैं तुम्हें इसके 10 मिलियन दूंगा। तो ये सुनते के साथ ही जिया तो शॉक हो जाती है कि 10 मिलियन, लेकिन जाने दो। फिर वो उसका पैर पकड़कर उसे मनाने लगती है कि तुम ऐसे मुझे कैसे छोड़ सकते हो, मेरे साथ ये शादी मत तोड़ो। तभी जिया की मम्मी उसे कहती है कि तुम इतनी बेशरम कब से हो गई, जल्दी से उठ जाओ। तो फिर जिया उनकी तरफ देखती है और सोचती है कि अच्छा, तो ये मेरी मम्मी मुझे कर्ज कर रही है, ठीक है कर लेने दो। वैसे भी 1 साल बाद इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा और फिर ये कुछ कर्ज कर ही नहीं पाएंगी। तो जिया की मॉम उसकी मन की बातें सुन लेती है और सोचती है कि ये मुझे क्या सुनाई दे रहा है, जिया तो कुछ बोल भी नहीं रही है। फिर जिया सोचती है कि वैसे मेरे डैडी भी बहुत ही बेचारे हैं, ये मेंटल हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो जिया की मन की बात सुनकर लू भी शॉक हो रहा होता है और डैड भी। और डैड सोचते हैं कि ये क्या, हमें क्या जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है। ऐसा वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो रहे होते हैं। फिर इतने में सिस्टम जिया को बताने लगता है कि उसे जो अपनी नफरत की वैल्यू बढ़ानी है वो अब पहले 89 थी और अब 1% और बढ़ गई तो 90 हो चुका है। फिर जिया जल्दी से वापस से लू के पास बैठ जाती है और उसे हिलाते हुए कहने लगती है कि तुम आखिर 10 मिलियन देकर मेरे प्यार की बेइज्जती कैसे कर सकते हो। और वो मन में सोचती है कि मेरे लिए पैसे के आगे मैन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी मन की बातें सुन लेता है और कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। जिया कहती है कि मैं कह रही हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। ऐसा बोलते हुए वो उसे फिंगर से टच करने लगती है और सोचती है कि इसके मसल्स कितने अच्छे हैं, मुझे इसे पिंच करने का दिल कर रहा है। तभी इसकी मन की बातें सुनकर जिया के मॉम डैड को शर्म आ रही होती है और तभी जिया सोचती है कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इसे यहाँ पर साफ साफ कह देना चाहिए ना कि ये मुझे नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड रैन को चाहता है। फिर वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और वो उन्हें मनाने लगती है कि आप प्लीज़ लू को मेरे लिए प्लीज़ करो ना कि वो मेरे साथ अपनी इंगेजमेंट ना तोड़े, मैं दोबारा ऐसे मरने का नाटक करके धमकी नहीं दूंगी। तो जिया के डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए इससे अच्छा मैन ढूंढेंगे। तो जिया फिर से लू से कहने लगती है कि देखो प्लीज़ मेरे साथ अपनी शादी मत तोड़ो। तो फिर वो बोलता है कि तुम डायरेक्टली मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे साथ शादी तोड़ने के लिए तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सोचती है कि आखिर ये इतना अच्छा थोड़ी ना हो सकता है, ज़रूर कुछ तो इसकी चालाकी है। अगर वो 10 मिलियन के साथ साथ मैं इससे और भी कुछ मांगूंगी तो ये पक्का मुझे लालची समझेगा और फिर क्या पता ये मुझे 10 मिलियन भी ना दे, फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा। और वैसे मुझे इससे अपने आप को नफरत करवाना है तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मुझे इसके पास और चिपकना पड़ेगा। तो फिर ये जल्द से जल्द मेरे साथ अपनी शादी कैंसिल करेगा। फिर वो उसे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। और फिर ये बोलते हुए वो उसे अच्छे से देखने लगती है और सोचती है कि मुझे तो उस रैन से बहुत ही जेलसी हो रही है जिसे रोज़ इसके मसल्स और बाइसेप्स टच करने को मिलता होगा, लेकिन अगर मुझे बस इसका बट ही टच करने को मिल जाए तो फिर मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो लू और जिया के मॉम डैड इसकी मन की बातें सुन लेते हैं और फिर लू तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है। तभी जल्दी से मॉम डैड बहाना करते हैं कि खाने का टाइम हो गया है तो चलो लंच कर लेते हैं। तो जिया सोचती है कि ये क्या, यहाँ पर शादी टूटने की बात चल रही है और इन लोगों को खाने की पड़ी है। तभी लू कह देता है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी नहीं तोड़नी है ना, तो ठीक है हम नहीं तोड़ते हैं। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो लू कहता है कि क्या हुआ, तुम दुखी हो गई। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। फिर लू जिया के मॉम डैड से कह देता है कि अंकल आंटी मैं यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया हूँ तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जिया सोचती है कि क्या चल रहा है, मेरी तो शादी इसके साथ टूटने वाली थी ना। तभी इतने में जिया की मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम ये सब हरकतें करके मुझे बस गुस्सा दिलाती रहती हो, कहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ ना गया हो। तो फिर उसके डैड जिया की मॉम को ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए लेकर जाते हैं। और फिर जिया यहाँ सोचती है कि वैसे शादी नहीं टूटी तो क्या हुआ, कम से कम मैंने सबको अपने आप से नफरत करवाने में कामयाब हुई हूँ, तो ये मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात है।
और फिर जिया सिस्टम को आवाज़ देने लगती है और कहती है कि तुम जल्दी से मेरी परसेंट की वैल्यू बताओ कि मैंने ज़रूर अच्छा खासा परसेंट तो कर ही ली होंगी, अब बस थोड़ा सा बचा होगा 10 बिलियन जीतने के लिए। तो सिस्टम उसे बताता है कि वो बार बार परसेंट नहीं चेक कर सकती है, अगर उसने अभी एक बार चेक कर ली तो फिर वो बस एक ही लास्ट बार चेक कर पाएगी, जो कि 6 महीने के बाद का टाइम है। तो जिया कहती है कि 6 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं तो 1 महीने में ये टास्क कंप्लीट कर लूँगी, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो फिर सिस्टम उसे अभी का परसेंट बता देता है कि अभी 94 है। फिर तो जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब तो मुझे सिर्फ 6% की ज़रूरत है, फिर मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा, और वो इसी खुशी में नाचने लगती है। तो मेड उसे देखकर खुश हो जाती है कि उसने पहली बार जिया को इतना खुश देखी है। तो वो उसका वीडियो बनाती है और सोचती है कि घर में मैं सभी को ये दिखाऊंगी तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। और फिर इसके बाद मेड जिया के भाई को उसका वीडियो सेंड कर देती है, जो कि यहाँ पे लू के साथ लंच कर रहा होता है। और हमें पता लगता है कि जिया का भाई हान लू का फ्रेंड है। वो उसे इस वीडियो को दिखाते हुए कहने लगता है कि आखिर उसने जिया के साथ अपनी शादी क्यों नहीं तोड़ा, और अब तो रैन भी अब्रॉड से वापस आ रही है, तो तू उसे क्या एक्सप्लेन करने वाला है। या जिया तो इतनी खुश हो गई है तेरे साथ शादी ना टूटने की वजह से। तो फिर लू अपने दोनों फ्रेंड से इस बारे में क्लियर करता है कि वो रैन की वजह से थोड़ी नई शादी तोड़ना चाह रहा था। फिर लू का दूसरा फ्रेंड उससे पूछता है कि फिर आखिर उसने ये शादी क्यों नहीं तोड़ा। तो लू जिया की बातें याद करने लगता है, जो वो उसके मसल्स की तारीफें अपने मन में सोच रही थी। फिर लू के फ्रेंड को रैन की कॉल आती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है और एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, और रैन चाह रही होती है कि लू भी वहाँ पर उसे पिक करने आए, पर लू वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। तो उसका फ्रेंड अकेला ही उसे पिक करने निकल जाता है, और तभी इतने में हान को इस बारे में भी पता लग जाता है कि जिया ने मॉम को गुस्सा दिला दी थी, तो अभी मॉम को बहुत ही पेन हो रहा है। तो हान को बहुत गुस्सा आती है और वो लू से इस बारे में बताते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर पे उस लड़की को सबक सिखाने। फिर हम देखते हैं कि जिया के मॉम डैड हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। तो जिया उनसे पूछती है कि मॉम डैड क्या आप लोग डिनर नहीं करेंगे। तो फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं। तो जिया सोचती है कि वैसे ये लोग मुझे इतना अच्छा खाने पीने को दे रहे हैं और हर महीने 1 लाख पॉकेट मनी भी दे रहे हैं, तो मैं कम से कम अपने डैड के लिए एक अच्छा मेंटल हॉस्पिटल चुनूंगी। तो जिया की मन की बातें सुनकर डैड और मॉम दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और फिर डैड जिया से कह देते हैं कि कल मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेन का चेकअप करवाने के लिए लेकर चलूँगा, और वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। तभी इतने में घर पे जिया का भाई हान आ जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम डिस्गस्टिंग हरकतें करना कब बंद करोगी। देखो मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या करी जो मॉम को इतना गुस्सा आ गया। तो फिर ये हान को कुछ नहीं बताती और मन में उसकी बुराई करने लगती है। तो फिर ये शौक हो जाता है कि ये कुछ बोल भी नहीं रही है, तो मुझे इसकी मन की बात कैसे सुनाई दे रही है, क्या इसके पास कोई रिकॉर्डर है। फिर वो उसे हिलाने लगता है। तो जिया उसे बताती है कि मैंने बस लू को शादी तोड़ने के लिए बोली थी और वो मान गया। तो ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, देखो मुझे सच सच बताओ, डम बनने की एक्टिंग मत करो। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हाथ उठाने चाहता है, तो जिया जल्दी से भाग लेती है और मॉम डैड को बुलाकर कहती है कि भाई को देख लो, ये मुझे मार रहा है। तो फिर डैड जिया को समझाते हैं कि तुम्हारा भाई बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, तो तुम जाओ आराम से टीवी देखो। ऐसा बोलकर वो उसे भेज देते हैं और हान से बात करके इस बारे में डिस्कस करते हैं कि उन्हें भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही थी और जिया की मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी सिस्टर का ख्याल रखोगे। और फिर मॉम डैड इस बारे में जिया को बताते हैं कि कल से तुम कॉलेज जाना और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और तुम्हें केयर की ज़रूरत है। तो जिया तो ये सुनकर शौक हो जाती है कि ये क्या चल रहा है। फिर इसके बाद वो अपने भाई के साथ कॉलेज चली जाती है और जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो हानि से समझाने लगता है कि रैन अब अब्रॉड से वापस आ गई है, इसलिए तुम मेरे फ्रेंड लू के पास बिल्कुल नहीं जाओगी, ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं करूंगा। फिर इतने में सामने से लू को आता हुआ देखकर जिया तो खुश हो जाती है और उसके पास जाने वाली होती है, तो हान जल्दी से इसे रोक लेता है और फिर लू इसे देखते के साथ ही कहीं और चला जाता है। फिर जिया हान को पैर से मारती है, तो यहाँ पर हान की गर्लफ्रेंड आ जाती है और जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम अपने भाई के साथ कैसे कर रही हो। तो जिया उसे ही बातें सुना देती है। तो हान कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे अच्छे से बात करो। फिर हान की गर्लफ्रेंड सुलिन जिया से कहने लगती है कि तुम कितनी खराब लड़की हो, तभी तो लू भी तुम्हें पसंद नहीं करता है। मुझे तो हान के लिए बुरा लग रहा है कि इसके पास तुम्हारी जैसी बहन है। तो फिर जिया को गुस्सा आ जाती है और वो हान के सामने इसके सारी पोल खोल देती है कि उसके पास कितने सारे बॉयफ्रेंड है और वो हान को चीट कर रही है। तो ये सुनते के साथ ही सुलिन चिढ़ने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो जिया कहती है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, और वैसे क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है ये मेरे भाई ने तुम्हें दिया नहीं है, तो तुम्हें ये किसने दिया। तो फिर सुलिन को गुस्सा आने लगता है कि जिया उसकी पोल खोले दे रही है, तो वो यहाँ हान से गुस्सा होने का बहाना करके चली जाती है। और फिर हान यहाँ जिया को चिल्लाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा कैसे बोल सकती थी, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर जिया सोचती है
कि ये हान भी ना उसकी वजह से मुझे यहाँ लेट नाइट स्टडी के लिए जाना पड़ रहा था, और इससे अच्छा है अब तो मैं वापस से अपने हॉस्टल रूम में जाकर सो जाऊँ। और फिर जिया को याद आता है कि अरे हाँ, मेरी रूममेट भी तो है, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे उसे भी सबक सिखाना होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जैसे जिया की रूममेट यहाँ पहुँचती है तो उसे देखते ही डरने लगती है और कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ये कहती है कि अच्छी बात है तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि तुम रिवर में गिरकर डूब गई होंगी। जिया सोचती है कि इसकी एक्टिंग कितनी बेकार है, इसे तो देख कर ही लग रहा है कि ये कितनी चालाक है और ये मुझे फंसा रही थी, पता नहीं आखिर मैं इसकी बातों में पहले कैसे आ गई थी। फिर जिया से कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने लास्ट टाइम जो मुझे इतनी अच्छी ट्रिक सिखाई थी उससे मेरा बहुत ही फ़ायदा हुआ था, और लू ने अब मेरे साथ शादी ना तोड़ने के लिए मान गया है। तो फिर इसकी रूममेट तो शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर जिया इसे बताती है कि चलो अब तुम मुझे कोई ट्रिक सिखाओ ताकि मैं जल्दी से जल्दी लू से शादी कर सकूं, क्योंकि वो रहना अब्रॉड से वापस आ गई है। तो अब वो वापस आ गई है तो वो तो मुझसे लू को छीनने की कोशिश करेगी, तो तुम कुछ अच्छा सा मुझे प्लान समझाओ। तो फिर इसकी रूममेट इसे कोई प्लान बताने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया जैसे यहाँ क्लास में पहुँचती है तो उसे देखकर सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि ये बहुत ही बेकार लड़की है जो कि लू से शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है, और इसने उसे धमकी देने के लिए अपनी जान लेने की भी कोशिश करी थी। जिया इन लोगों की बातें सुनकर सोचती है कि इन लोगों को क्या लग रहा है कि मैं वो पहली वाली जिया हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं अब इन लोगों को बहुत ही हद तक बुरी बन के दिखाऊंगी। और फिर जिया जल्दी से लू के पास जाकर उसके पास चपक के बैठ जाती है, तो वो कहता है कि छोड़ो मुझे। जिया सोचती है कि नहीं, जब तक वो रैन यहाँ पर नहीं आ जाती मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर इतने में रैन भी क्लास में आ जाती है और वो लू को आवाज़ देती है, तो जल्दी से जिया उसे दिखाने के लिए लू को किस कर लेती है। तो लू जल्दी से उसे दूर करता है और कहता है कि क्या तुमने ये जानबूझ के करी हो, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता लग गया था कि रैन यहाँ पर आ रही है। तो जिया सोचती है कि आखिर ये कैसे जान गया, क्या इसने मेरी और मेरी रूममेट की सारी प्लानिंग सुन लिया, नहीं तो इसे पता कैसे चला। फिर ये कहती है कि हाँ मैंने जानबूझ के करी, आखिर ये रैन हम दोनों के बीच में क्यों आना चाह रही है और वो मिस्ट्रेस बनना चाह रही है, तो मैं उसे सबक सिखाना चाह रही थी कि तुम सिर्फ मेरे हो और रैन तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। और वो रैन से कह भी देती है कि तुम जाओ यहाँ से। फिर रैन बताती है कि मैं बस यहाँ पर अपने काम के लिए आई हूँ। तो लू कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो फिर कहती है कि मैं बस यहीं से गुजर रही थी, मैं कौन सा तुमसे मिलने आई हूँ। तो जिया जानबूझ के वापस से लू को किस करती है और कहती है कि मैं भी यहीं पर गुजर रही थी और मैं जानबूझ के तुम्हें यहाँ किस करने नहीं आई हूँ। फिर तो यहाँ लू भी शॉक हो जाता है और बाकी सभी भी। और फिर जिया रैन से कह देती है कि अब तुम निकलो यहाँ से। फिर रैन को टीचर आवाज़ देती है कोई काम के लिए, तो रैन यहाँ से बाहर चली जाती है और वो किसी को मैसेज करती है कि वो जिया को सबक सिखाए। और फिर लू जिया से पूछने लगता है कि तुमने जानबूझ के पहले से रैन के बारे में पता लगा ली थी ना कि वो यहाँ पर आने वाली है। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। और ये मन में सोचती है कि अब तो मैं इसकी फर्स्ट लव रैन के पीछे पड़ी हुई हूँ, तो इसे तो मुझ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा और ये मुझसे और नफरत कर रहा होगा। तभी इतने में लू उसकी मन की बातें सुनता है और वो सोच रहा होता है कि पहले मैंने सोचा था कि रैन मेरी फैमिली को गुस्सा दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी, लेकिन अब तो लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर ये जिया है और मैंने बिल्कुल सही करा हूँ इसके साथ अपनी शादी न तोड़कर। तभी इतने में जिया के पास उसका भाई आ जाता है और कहने लगता है कि तुम क्या कोई अच्छी लड़की बनने का एक्टिंग भी नहीं कर सकती हो, कैसे बिहेव कर रही हो। तो जिया कहती है कि नहीं बन सकती और फिर से वो जल्दी से लू का हाथ पकड़ लेती है। तो इस बार तो लू पहले ही उसका मुंह बंद कर देता है। फिर तभी इतने में जिया को कुछ याद आता है और वो तुरंत ही यहाँ से जाने के लिए निकलती है और लू को कहते हुए जाती है कि वो अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग करेगी उसके साथ। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। फिर जब वो यहाँ अपने रूम में आती है तो उसकी रूममेट उससे कहती है कि आखिर तुमने अपनी मनमर्जी की चीज़ें क्यों करी। तो जिया कहती है कि मुझे लू को किस करने का बहुत दिल कर रहा था तो मैंने कर ली। और फिर जिया अपनी इस रूममेट के हाथ में इतना महंगा पर्स देखकर उसे पूछती है कि तुम्हारे पास ये लिमिटेड एडिशन वाला बैग कैसे आया। तो फिर ये कहती है कि अरे वो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी और जिया भी मुझे घर जाना है और अगर मेरे डैड ने ये बैग देख लिए ना तो फिर तो वो मुझे बहुत ही डांटेंगे और फिर मुझे मारेंगे भी। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, अगर तुम चलोगी तो फिर मेरे डैड से मैं बच जाऊंगी। तो इस जिया इसके साथ चलने के लिए मान जाती है और वो मन में सोचती है कि मार तो तुम खाओगी और तुम मुझे फंसाने का सोच रही हो, तुम खुद ही फंसोगी। फिर वो उसके साथ उसके डैड के घर पे आती है और देखती है कि कैसे यहाँ पर वो इतने ड्रंक बैठे होते हैं। और जिया की रूममेट जल्दी से अपने डैड को बताने लगती है कि ये डैड देखो, जियांग फैमिली की डॉटर यहाँ पर आई है, ये तो इतनी अमीर है ना कि डैड जो भी इसे शादी करेगा वो बहुत ही खुश नसीब होगा।
ऐसा वो जानबूझ के अपने डैड को सुना रही होती है कि जिया कितनी अमीर है। और फिर वो जिया से कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए बाहर से चाय लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और जिया सोचती है कि सच में इसे तो जल्दी ही नहीं हो रही है, ठीक है अब ये वापस आएगी तो इसे मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और फिर जिया की इस रूममेट के यहाँ से जाते ही ये ड्रंक आदमी जिया के नजदीक आ रहा होता है। तभी वो जल्दी से अपने बैग में से बहुत सारे पैसे निकाल कर उन्हें दे देती है कि अंकल ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो फिर ये सारे पैसे लेकर ये अंकल तो बड़ा खुश हो जाता है। और फिर जिया उनसे कहती है कि अंकल आखिर आपकी कंडीशन इतनी ख़राब कैसे, आपकी बेटी के पास तो इतने सारे पैसे हैं, क्या वो आपको नहीं देती है। तो फिर ये सुनकर उस रूममेट के डैड तो शॉक हो जाते हैं। और फिर जैसे ही यहाँ पर जिया की रूममेट जब वापस आती है तो उसके डैड उसे थप्पड़ लगा के पूछने लगते हैं कि उसके पास इतना पैसा है और उसने उनसे छुपा के रखी हुई है। और फिर अपनी रूममेट को मार खाता हुआ देखकर जिया को बहुत ही खुशी मिलती है कि वो उसे फंसाना चाह रही थी और अब खुद मार खा रही है। तभी इतने में जिया को देखने के लिए यहाँ पर उसका भाई हान पहुँच जाता है और जिया जल्दी से उसे कहती है कि भाई आप पुलिस को कॉल लगाओ, मेरी रूममेट के डैड उसे मार रहे हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी रूममेट से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वो इसे देखते ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से देख लो मेरे साथ क्या हो गया है और ज़रूर तुमने ये सब जानबूझ के करी होगी ना। तो जिया कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम ही तो मुझे अपने घर लेकर गई थी ना और तुम ही तो मुझे अपने डैड से मिलवाई थी और तुम्हारे जाते ही तुम्हारे डैड ने खुद ही अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिए थे, तो मैंने इसमें क्या करी। और तुम तो कहती थी कि तुम अपने डैड से बहुत प्यार करती हो और तुम उनसे कभी अलग नहीं हो सकती, तो तुम्हें तो अपनी आँख से ज़्यादा अपने डैड की फिक्र करनी चाहिए, वो बेचारे तो मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर इसकी बातें सुनकर इसकी रूममेट को शौक लग रहा होता है कि जिया इतनी बदल कैसे गई। फिर इतने में जिया को लेने के लिए उसका भाई हान यहाँ पर आ जाता है और वो जाते हुए अपनी रूममेट को बाय करके चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रैन यहाँ पर चुपके से जिया की इस रूममेट से मिलने के लिए आती है और इसे चिल्लाती है कि तुमसे इतना सा भी काम नहीं हुआ, तुम कितनी बड़ी लूज़र हो, मैंने बस जिया को सबक सिखानी तो बोली थी। फिर ये कहती है कि अब मैं क्या करूं। तो फिर रैन उसे अपना दूसरा प्लान बताने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया यहाँ घर पे बैठकर अच्छा मेंटल हॉस्पिटल सर्च कर रही होती है। इतने में उसके डैड घर आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि वो मेंटल हॉस्पिटल सर्च कर रही है, तो वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये इतनी जल्दी मुझे वहाँ भेज ही दे रही है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है भेज रही हो तो एक अच्छा रूम चूज़ करना। तो जिया कहती है कि डैड आपको क्या हो गया है, मैं तो अपनी फ्रेंड के डैड के लिए मेंटल हॉस्पिटल चूज़ कर रही हूँ। तो फिर डैड खुश जाते हैं और कहते हैं कि यानी मुझे वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मन में सोचती है कि नहीं अभी इनका कहाँ टाइम हुआ है। फिर वो कहती है कि वैसे डैड अगर आपको जाना है तो मैं आपके लिए भी चूज़ कर लेती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने टाइम आने का इंतज़ार कर लूँगा। फिर जिया सोचने लगती है कि हाँ वैसे स्टोरी के हिसाब से डैड तब मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे जब भाई की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी उसकी राइवल कंपनी की वजह से। फिर ये सुनते के साथ ही डैड तो शॉक हो जाते हैं। फिर डैड जिया से पूछने लगते हैं कि तुम जल्द ही 19 ईयर्स की होने वाली हो, तो बताओ तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए। जिया कहती है कि बस आप मुझे पैसे ही दे देना। और वो सोचती है कि वैसे भी ये लोग तो मुझसे इतना नफरत करते हैं, तो एक दिन ये लोग मुझे अपने घर से बाहर निकाल देंगे और फिर जब मैं सड़क पर आ जाऊंगी तो मुझे पैसों की तो ज़रूरत होगी। फिर जिया के मन की बातें सुनने के बाद डैड यहाँ से जाते हुए सोचने लगते हैं कि इतने सालों में लगता है हमारी वजह से जिया बहुत ही हर्ट हो चुकी है और लगता है इस वजह से वो फैमिली को सेव नहीं करना चाह रही है। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है। तो डैड उसे पूछते हैं कि ये जल्दी बताओ तुम्हें भी क्या ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिस्टर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। तो फिर ये बताने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो जिया को लेने के लिए जब गया था तभी जिया ने उसके साथ जाने से मना कर दी थी और बताई थी कि मैं अपनी रूममेट के साथ उसके घर पर जा रही हूँ। और तभी वो मन में सोचती है कि अभी मैं इस रूममेट के साथ उसके घर पर जाऊँगी और इसका डैड मुझे वहाँ हैरेस करने की कोशिश करेगा और यही तो इसका प्लान है, पर मैं इस रूममेट को अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। हान जब जिया की मन की बातें सुनता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर वो उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे फॉलो मत करना और अपनी रूममेट के साथ चली जाती है। पर हान को जिया की फिक्र होती है इसलिए वो उसे लेने के लिए फिर जाता है। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और हान ये सारी चीज़ें अपने डैड को जब बता देता है तो वो उसे कहते हैं कि ये तो तुम्हारी सिस्टर के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करोगे और हाँ कोशिश करना ये पता लगाने की कि क्या उसकी मन की बातें सब सच हो रही है। फिर इसके बाद जिया जब कैंटीन में लंच करने गई होती है तो इसके साथ उसका भाई हान भी होता है। तो वो कहती है कि भाई क्या आप मेरे साथ ही घूमते रहोगे। तो ये कहता है कि हाँ डैड ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। और फिर हान मन में सोचता है कि अगर जिया सब कुछ सही कहती है तो फिर इसने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जो बोली थी वो भी क्या सच होगा। फिर वो इससे पूछता है कि तुम सुलिन के बारे में क्या सोचती हो।
फिर इतने में जिया को एक लड़की बताने लगती है कि जिया देखो, तुम्हारा फियांसी यहाँ पर आया हुआ है तुम्हारे साथ लंच करने के लिए। तो जिया लू को देखते के साथ ही उसे हक कर लेती है। तो फिर लू का फ्रेंड तुरंत ही जिया से कहता है कि तुम कितनी बेशर्म हो, पब्लिक में यहाँ पर लू को हक कर रही हो। जिया कहती है कि ये मेरा फियांसी है, तो मैं इसे पब्लिक में भी हक कर रही हूँ, तो क्या हो गया? ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्राइवेटली हक कर लूँगी। तो फिर कहता है कि कुछ भी बकवास मत करो, आखिर मैं तुम्हें क्यों हक करना चाहूँगा। और वो तुरंत ही लू से क्लियर करता है कि तुम मुझे गलत मत समझना, ये लड़की कुछ भी कह रही है, मैं इसे हक नहीं करने वाला। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं करने वाली हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे तो सिर्फ मेरा लू पसंद है और कोई नहीं। फिर वो मन में सोचने लगती है कि आखिर ये मेरे साथ अपनी इंगेजमेंट कब कैंसिल करेगा और फिर कब मुझे 10 मिलियन दे देगा और फिर मैं बहुत ही मज़े करने जाऊंगी। तो जिया की मन की बातें सुनते ही लू से पिंच करता है और कहता है कि दोबारा तुमने ऐसे मुझे टच करी ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। और वो उसे बैठा देता है और कहता है कि तुम चुपचाप से बस अपना लंच करो। तो फिर जिया सोचती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसके साथ लंच करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर लू ये सुनकर उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ लंच नहीं करना चाहोगी। जिया कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो करना है। और वो तुरंत ही उसके लिए जगह बनाती है और फिर उसे बैठाने के बाद उसके प्लेट में अपनी प्लेट में से खाना डालने लगती है। तो लू का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि लू को क्या खाना पसंद है। तो जिया सोचती है कि वैसे भी मुझे पता कैसे होगा, और वैसे भी इस कोल्ड बंदे की चॉइस कितनी ख़राब है, इतना टेस्टी चीज़ इसे पसंद नहीं। फिर वो लू का हाथ पकड़ के उसके फ्रेंड से कह देती है कि मैं जानबूझ के उसके प्लेट में ये डिश डाल रही थी ताकि लू को पता लगे कि मुझे ये पसंद है और वो याद रखे। तो लू का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि रैन तो अब वापस आ गई है, तो क्यों ना तो इस पागल लड़की के साथ ब्रेकअप कर ले। तो लू से कहता है कि क्या तुझे रैन पसंद है। तो जिया मन में सोचती है कि इसने ऐसे कैसा क्वेश्चन कर लिया, ऑफ कोर्स ये तो उसकी गॉडेस है। फिर जिया कहती है कि देखो, तुम्हें रैन पसंद है तो तुम्हें जाकर उसे चेज करना चाहिए, ना कि मेरी और लू की रिलेशनशिप खराब करनी चाहिए। तो फिर लू का फ्रेंड इसे चिल्लाता है कि तुम कुछ भी मत बोलो और मेरे फ्रेंड और मेरे बीच की रिलेशनशिप को खराब मत करो। और लू का फ्रेंड तुरंत ही उसे क्लियर करता है कि रैन के बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता, वो तो तेरी होने वाली गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और मेरे लिए तो बस मेरी सिस्टर है। लू अपने फ्रेंड से कह देता है कि तुझे अगर रैन पसंद भी है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते के साथ ही लू का फ्रेंड उसे कहता है कि ये तो रैन के लिए बहुत ही अनफेयर होगा, वो अब्रॉड से वापस अपना काम छोड़कर तेरे लिए वापस आई है। तो लू कहता है कि वो मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए वापस आई है, और तू भूल कैसे सकता है कि वो कैसे 30 मिलियन का चेक लेकर मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसकी साइड लेना बंद कर दे, मुझे तो उस रैन का नाम भी नहीं सुनना है। तो फिर लू के फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाती है कि वो उसकी गॉडेस की बुराई कर रहा है, तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर लू जिया के भाई हान से कह देता है कि तुम जाकर अपने डैड को इस बारे में बताओ कि तुम्हारी बहन का दिमाग खराब हो गया, तो वो जाकर इसका चेकअप करवा दे। ऐसा बोलकर लू यहाँ से चला जाता है। तो जिया को बहुत गुस्सा आती है कि ये बंदा कितना अनोइंग है, मुझे तो इसे मारने का दिल कर रहा है। फिर वो हान से कहती है कि तुम क्यों यहाँ बैठे हो, तुम क्यों अपने उस दोस्त के साथ जा क्यों नहीं रहे हो। तो हान कहता है कि वो तो बस मेरा फ्रेंड है और तुम मेरी सगी बहन हो, तो ऑफ कोर्स है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना। तो जिया सुनकर सोचती है कि अरे वाह, मेरा भाई हान तो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसके साथ तो आगे कितना बुरा होने वाला है। इसकी गर्लफ्रेंड की वजह से इसे HIV हो जाएगा और फिर ये एक दिन मर जाएगा और हम सभी को इस दुनिया से छोड़कर चला जाएगा। काश मैं इसे वार्न कर सकती कि ये अपनी उस गर्लफ्रेंड सूदिन से दूर रहे। फिर हाँ तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद शॉक हो जाता है कि उसे एड्स होने वाला है। फिर वो तुरंत ही जिया से कहता है कि तुम आखिर मेरी गर्लफ्रेंड सूलिन के बारे में क्या सोचती हो। तो जिया कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो सबसे बेस्ट है और मेरी सिस्टर इन लॉ बनने लायक है। और ये मन में सोचती है कि वो लड़की तो इतनी चालाक है, उसने कम से कम 3 और बंदों को तो फंसा के रखी ही होगी, और अगर मैं अपने भाई को उसके बारे में बताने में थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी तो फिर वो रिएक्ट करेगी और मेरे भाई से मेरा झगड़ा लगवा देगी और फिर हान को मुझसे और नफरत हो जाएगी और मेरे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। फिर इतने में यहाँ पर हान की गर्लफ्रेंड सूलिन उससे मिलने आई होती है, तो उसे देखते के साथ ही ये डर कर दूर होता है और कहता है कि प्लीज़ वहीं पर रहना। तो ये कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। हान कहता है कि कुछ नहीं, बस अचानक से मुझे तुमसे एलर्जी हो चुकी है। तो ये कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। ऐसा वो बोलकर गुस्से में चली जाती है और फिर हान चैन की सांस लेता है। तो जिया से कहती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से सिस्टर इन लॉ को चेस करो। तो फिर जिया के बोलने पर हान उसके पीछे चला जाता है और फिर जिया मज़े में अपना खाना एंजॉय करके पेट भर के यहाँ बैठी होती है। तब इतने में हान मुँह लटका के वापस आता है और कहता है कि सिस्टर क्या तुम्हें सब पहले से पता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है और उसने किसी बंदे को फंसा के रखी है। मैंने बाहर अभी एक आदमी को देखा जिससे वो मिल रही थी, मुझे बहुत ही रोना आ रहा है कि वो मुझे चीट कर रही थी और सिस्टर तुम ही मेरे बारे में अच्छा सोच रही थी और तुम सबसे बेस्ट हो। जिया कहती है कि नहीं, तुमने गलत देखा होगा, क्या पता वो उसके डैड होंगे
और ये मन में सोचती है कि मैं सही कह रही हूँ, शुगर डैडी भी तो डैडी ही होता है। हान अपसेट हो जाता है और सोचता है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ पहले अच्छे से उसे ट्रीट नहीं कर रहा था, इस वजह से ये चाहती है कि मैं मर जाऊँ। फिर हान जिया से कह देता है कि सिस्टर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ और तुमने जो कहा था ना मैं वो सही करूँगा। मैं अब भी जाता हूँ सुलिन से ब्रेकअप करने के लिए। तो जिया मन में सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। वो तुरंत ही सुलिन को मैसेज करके कहती है कि देखो मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रही हूँ मेरे भाई को मनाने के लिए, तो तुम कल कैफ़े में पहुँच जाना, मैं अपने भाई को लेकर आऊँगी और तुम लोग के बीच में सब कुछ सही करवा दूँगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपने भाई हान को लेकर यहाँ कैफ़े में पहुँच जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड के बताए हुए टाइम से पहले ही पहुँचती है और यहाँ पर उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर उसे लास्ट बार ही अच्छे से ब्रेकअप के लिए मिलना चाहती है। तो ये कहता है कि लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लग रहा है। फिर तभी इतने में सुलिन यहाँ कैफ़े में पहुँच जाती है और वो यहाँ किसी ओल्ड मैन से मिल रही होती है। तो ये देखकर हान को तो बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है और वो कहता है कि ये आखिर कौन आदमी है। तो जिया कहती है कि क्या ये उसका वो डैडी नहीं है जो उस दिन तुमने देखे होंगे। तो ये कहता है कि नहीं। तो जिया कहती है कि फिर क्या पता उसने अपना डैडी बदल ली होगी। फिर इतने में हान देखने लगता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर इस मोटे आदमी को किस भी कर रही है। वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। वो जिया से कहता है कि ये यहाँ पर मुझसे मिलने आने वाली थी ना मेरे साथ ब्रेकअप करने के लिए, तो ये सब क्या है। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी तो यहाँ से चला जाता है और फिर दूसरा एक और आदमी आता है और सुलिन उसके साथ भी वही सब कर रही होती है। तो ये सब देखकर हान को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है अपने ऊपर कि वो इस तरीके की गंदी लड़की को डेट कर रहा था। उसे उल्टी जैसा आने लगता है। फिर वो देखता है कि सुलिन यहाँ से जा चुकी है और तभी वो एक और लड़की को लेकर वापस आ जाती है। तो वो और शौक हो जाता है और जिया भी सोचती है कि सच में इसके तो कितने सारे यहाँ पर है। फिर गुस्से में हान अपनी गर्लफ्रेंड को सामने आकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि पता नहीं मैं कितना बड़ा ब्लाइंड था जो मैं तुम जैसी लड़की को डेट कर रहा था, तुम यहाँ मुझे धोखा दे रही हो। तो फिर सुलिन जिया से कहती है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दी, तुमने बोली थी कि तुम अपने भाई और मेरे बीच में सब कुछ सही करवाओगी। तो जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोली। तो फिर सुलिन जल्दी से हान को मैसेज दिखा देती है कि जिया ने उसे यहाँ बुलाई थी और फिर वो जिया को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी हान जल्दी से जिया की साइड लेते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को चिल्लाता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, दोबारा मेरी सिस्टर को कुछ बोलना मत, और हाँ अब हमारा ब्रेकअप हो रहा है, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा अगर तुमने मेरी सिस्टर को परेशान करी तो मेरे से बुरा नहीं होगा। तो फिर ये सुलिन गुस्सा होकर चली जाती है और हान जिया को थैंक्स करने लगता है कि सिस्टर तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मेरे साथ क्या ही होता। जिया सोचती है कि सच में इसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया और अब यहाँ पर अच्छा बन रहा है, ये भी उस सुलिन के साथ यहाँ से निकल जाए तो बेहतर होगा। फिर हान कहने लगता है कि जिया मैं लू से मिलने जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी चलोगी। तो फिर ये तो खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो अब लू को ही गुस्सा दिला देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। फिर ये लू के पास आकर उसे वापस ही फ्लर्टिंग वाली बातें कहने लगती है, पर लू तो गुस्सा होने लग जाता है और ये देखकर जिया का प्लान कामयाब हो गया है। और फिर जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो अच्छा खासा गुस्सा हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, कल इसके साथ पार्टी में जाती हूँ और ड्रंक होने के बाद वहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर कर लेती हूँ और फिर इसे और गुस्सा आ जाएगा। यही सब प्लानिंग करके जिया से चली जाती है और हान और लू दोनों इसकी मन की बातें सुन चुके होते हैं और हान को शक हो जाता है कि लू को भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है। तो वो सोचता है कि मुझे इसका टेस्ट करना पड़ेगा। फिर वो लू को एक पार्टी में इनवाइट करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जिया को मैसेज आता है और इसे पता लगता है कि रैन शूटिंग के लिए गई है और वहाँ पर लू भी क्या हुआ है। तो ये सोचती है कि ये अच्छा मौका है। फिर ये भी वहाँ पर पहुँच जाती है और देखती है कि रैन यहाँ पर अपनी शूटिंग की तैयारी कर रही है और इसके साथ लू का फ्रेंड होता है जो उसकी केयर कर रहा होता है। तभी इतने में लू भी यहाँ पहुँच जाता है। तो जिया जानबूझ के रैन को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम जानबूझ के मेरे लू को यहाँ पर बुलाई हुई हो ना, तुम जानती हो वो मेरा फियांसी है, फिर भी तुम मेरे और उसके बीच में आ रही हो। तो फिर लू का फ्रेंड इसे चिल्लाने लगता है कि तुम कुछ भी बोल रही हो, लू को यहाँ पे रैन ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया हुआ हूँ और तुम रैन के बारे में ये सब नहीं बोल सकती। तभी इतने में यहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो रैन का नाम लेते हुए उसे चिल्लाने लगती है और पूछती है कि वो रैन कहाँ पर है जो कि मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही है और उसके पीछे पड़ी हुई है। जिया कहती है कि आखिर यहाँ पर कौन आया है, पहले रैन को मैं सबक सिखाऊंगी उसके बाद तुम लेना। तो फिर ये लेडी कहती है कि क्या तुम रैन की हेल्प कर रही हो और वो उसे ढकेल देती है। तभी जल्दी से लू जिया को गिरने से बचाता है और फिर जिया इस लेडी से कहती है कि आप जिस रैन को ढूंढ रही हो ना वो सामने खड़ी है। और फिर ये लेडी रैन को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बेकार लड़की हो, तुम मेरे हस्बैंड के साथ कल ड्रिंक करने गई थी और उसके बहाने से सेड्यूस कर रही थी, तुम जैसी लड़की को मैं बहुत जानती हूँ। तो फिर रैन कहने लगती है कि वो बस मेरा क्लाइंट था और हाँ
मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ ही घर गई थी और तुम्हारे हस्बैंड के साथ नहीं थी मैं। तो जल्दी से जिया लू का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ, लू तो मेरे साथ था। और फिर लू भी जिया के साथ मिलकर उसका साथ दे रहा होता है। तो लू का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें रैन की साइड लेनी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ भी अपनी फ्रेंडशिप तोड़ना चाहते हो? तो लू कह देता है कि रैन से पहले मेरे लिए मेरी फियांसी है और मैं उसका साथ दूंगा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे अपनी फियांसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। तो जिया ही सुनकर शौक होती है कि ये क्या चल रहा है, इसे तो मुझसे गुस्सा होना चाहिए और ये मेरी साइड कैसे लेने लग गया, इसे तो जल्दी से मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़नी चाहिए। फिर जिया सिस्टम से बात करती है कि ये क्या चल रहा है, इसे तो मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़नी चाहिए थी ना। तो सिस्टम कहती है कि अगर ये नहीं कर रहा है तो तुम खुद ये बात निकाल लो। तो फिर जिया को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत ही कहने लग जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रहे हो, तभी तो तुम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार है और लगता है मैं तुम लोग के प्यार के बीच में आ रही हूँ। ठीक है फिर लू, मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ और कल ही मैं अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर पे जाऊंगी तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ने के लिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर लू भी यहाँ से जाने लगता है और वो सोचता है कि क्या कल वो आएगी, ये सोचता है कि नहीं ऐसा वो नहीं आ सकती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया तो अपनी फैमिली को लेकर लू के घर के बाहर पहुंच जाती है और हाउसकीपर को बताती है कि मैं यहाँ पर लू से अपनी शादी तोड़ने के लिए आई हूँ। तो हाउसकीपर कहता है कि रुको मैं एक बार अंदर बता देता हूँ। और फिर हाउसकीपर जाकर लू और उसके मॉम डैड को इस बारे में बता देता है। तो लू सोचता है कि अच्छा तो वो सच में आ गई है। फिर हाउसकीपर जिया और उसकी फैमिली को अंदर आने के लिए बोल देता है और जिया अंदर आते के साथ ही लू का घर अच्छे से देखने लगती है और वो विंडो के बाहर देखते हुए सोचती है कि सोचो अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो फिर क्या पता ये शादी तोड़ने का प्लान मेरा सक्सेसफुल हो जाए। तो अभी इसकी मन की बातें सुनकर इसके मॉम डैड भाई और लू चारों ही इसे रोकने लगते हैं कि कूदने की सोचना भी मत। तो जिया कहती है कि आखिर आप लोगों को किसने कहा कि मैं नदी में कूदने वाली हूँ, और ये मन में सोचती है कि आखिर क्या इन लोगों को मेरी मन की बातें सुनाई दे गई, इनको कैसे पता चला। तो फिर हान उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो और तुम्हारी पागलपंती मैं हमेशा जान लेता हूँ, तो फिर मुझे इसलिए पता लग गया। तो फिर जिया कहती है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो दोनों यहाँ पर खेलने में लग जाते हैं और लू जिया के मॉम डैड से कहता है कि हम लोग बैठकर बात करते हैं। फिर ये सभी यहाँ बैठ जाते हैं और लू की ग्रैंडमा वगैरह भी आ जाती है और वो जिया को बातें सुनाने लगती है कि सच में इसने साबित कर दी कि एक छोटी फैमिली की लड़की है और वैसे तुम लोगों को हमारी फैमिली के घर के अंदर किसने आने दिया। तो फिर जिया यहाँ पर बेचारी बनने की एक्टिंग करते हुए लू के बारे में सब बताने लगती है कि कैसे वो उसे चीट कर रहा है। तो लू कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। जिया मन में सोचती है कि मुझे यहाँ पर अच्छे से अपना सारा काम करना होगा ताकि लोग मुझसे नफरत करें। फिर वो खड़े होकर लू का घर अच्छे से देखते हुए अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड ये घर कितना अच्छा है ना, एक बार मेरी शादी हो जाने दो फिर मैं ये घर आप लोग को दे दूंगी। तो इस सुनते के साथ ही इसके मॉम डैड और भाई को शौक लग रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है। फिर डैड कहने लगते हैं कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, हम थोड़ी ना तुम्हारी यहाँ शादी होने के बाद ये घर ले लेंगे। जिया कहती है कि क्यों नहीं, आप लोग बस मेरी शादी यहाँ पर हो जाने दो, फिर जैसे ही बेबी भी हो जाएगा ना तो मैं तो ये लू फैमिली का सरनेम ही चेंज करके हमारा सरनेम रख लूँगी। जिया की बातें सुनकर लू की ग्रैंडमा और उसकी फैमिली को बहुत गुस्सा आ रही होती है और ये देखकर लू को खुशी मिलती है। वो सोचता है कि मैंने बिल्कुल सही लड़की को चुना हूँ और जिया तो खुश भी जा रही होती है कि लगता है मेरा प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा है। तभी इतने में यहाँ पर लू के ग्रैंड आ जाते हैं और उन्हें देखते के साथ ही जिया की मॉम उसे चुप करा देती है और फिर ये सभी साथ में बैठ जाते हैं और लू के ग्रैंडपा जिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये घर पसंद आया। तो जिया कहती है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे बहुत पसंद आया, तो क्यों ना आप ये घर मुझे दे दो। तो जिया की बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं और फिर जिया मन में सोचती है कि क्या मैंने कोई बड़ी बात तो नहीं बोलती ना। तो इसके मॉम डैड और भाई सोचते हैं कि आखिर कौन किसी का ऐसे घर मांगता है और इसको बड़ी बात ये नहीं समझ रही है। फिर लू की ग्रैंडमा जिया को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही मैनरलेस लड़की है और उसके मॉम डैड ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, इसलिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही है। तो जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे मॉम डैड ने मुझे हमेशा अच्छा सिखाया है। तो फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम इस घर के सपने देखना छोड़ दो और वैसे भी तुम यहाँ पर लू के साथ अपनी शादी तोड़ने आई हो ना, तो फिर ठीक है तुम दोनों की शादी मैं ही तोड़ती हूँ। तभी जिया यहाँ पर रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तो लू को इतना पसंद करती हूँ, मैं तो इसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी और मुझे तो इस बात की वजह से बहुत ही दुख हो रहा है। तभी ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जिया अगर तुम्हें ये घर पसंद है तो मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ। तो जिया ये सुनकर शौक होती है और सोचती है कि मैं तो बस चाहती थी कि शादी टूट जाए, मुझे कौन सा ही घर चाहिए, आखिर ये सब चल क्या रहा है, मैं तो बस यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करना चाह रही थी पर लगता है मुझे यहाँ पर फ़ायदा ही मिल रहा है। फिर जिया ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या आप सच में इस 1 बिलियन के विला को मुझे देना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऑफ कोर्स, बस एक बार तुम्हारी और लू की जैसी शादी हो जाएगी तो इस विला को मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर जिया कहने लगती है कि लेकिन लू तो किसी और को लाइक करता है
तो मैं आखिर उसे अनहैप्पी कैसे देख सकती हूँ? मैं उसकी विश पूरी करना चाहूँगी। फिर लू की ग्रैंडमा यहाँ पर उसके ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, इतना महंगा घर इसे देने की बात कर रहे हो और लू की शादी इससे करवाने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, लू तो इसे पसंद भी नहीं करता है और वो तो रैन को पसंद करता था। तो फिर ग्रैंडपा लू से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि कैसे वो रैन 30 मिलियन का चेक लेकर तुम्हें छोड़कर चली गई थी और उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो फिर लू कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज़ आप पुरानी चीज़ों को मेंशन मत करो। जिया सोचती है कि हाँ अब पुरानी चीज़ों की वजह से इसे और अपसेटिंग लग रहा होगा। फिर जिया के डैड ग्रैंडपा से बात करने लगते हैं कि अब बच्चे एक दूसरे से शादी करना ही नहीं चाहते तो हमें इस शादी को यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। फिर ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि पहले मैंने रैन को 30 मिलियन का चेक दिया था तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, लेकिन जिया को मैंने पर्सनली तुमसे शादी करने के लिए सिलेक्ट करा था। तो अगर तुम इसे अपनी शादी तोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम डिसेंट तरीके से ये चीज़ होगी और मैं इसे कंपनसेशन के तौर पे 1 बिलियन का चेक दूंगा। जिया मन में सोचती है कि वाओ 1 बिलियन, ये तो कितने ज़्यादा है और ये गरीब बंदा मुझसे शादी तोड़ने के लिए बस 10 मिलियन दे रहा था और यहाँ ग्रैंडपा तो सबसे बेस्ट है। पर फिर ग्रैंडपा लू से इस बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि क्या तुम सच में ये शादी तोड़ना चाहते हो। जिया मन में सोचती है कि हाँ प्लीज़ हाँ बोल दो और मुझे परेशान करना बंद करो। तो फिर बहुत ही मुश्किलों से लू हाँ बोल देता है और जिया खुश हो जाती है। फिर ग्रैंडपा इस बारे में जिया से भी पूछते हैं कि क्या तुम भी ये शादी तोड़ना चाहती हो। तो फिर जिया एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं तो लू को बहुत ही पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ना होगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि यानी तुम इसे नहीं छोड़ना चाहती हो ना, तो फिर ठीक है, हम ये शादी नहीं तोड़ रहे हैं। तो जिया शॉक हो जाती है कि ग्रैंडपा समझ ही नहीं पाए। यहाँ पर लू तो खुश हो जाता है और फिर लू की ग्रैंडमा ग्रैंडपा से कहने लगती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, लू ने यहाँ पर शादी के लिए मना कर दिया तो भी क्यों हाँ बोल रहे हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि दोनों बच्चों ने शादी तोड़ने की बात नहीं करे, सिर्फ लू ने बोला है तो क्या हुआ, जिया ने तो नहीं बोली है। फिर ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि एक काम करते हैं, मैं तुम लोग को 3 महीने का टाइम देता हूँ, तुम लोग उसमें एक दूसरे के साथ रहने का ट्राई करो और अगर फिर भी एक दूसरे के साथ नहीं जमेगी तो फिर ये शादी हम तोड़ देंगे। तो इस बात पर जिया के डैड भी एग्री कर लेते हैं और फिर ग्रैंडपा ये 1 बिलियन के चेक को जिया को दिलवा देते हैं और कहते हैं कि चाहे शादी टूटे या ना टूटे ये पैसे अब से तुम्हारे ही हैं और देखो तुम यंग लोगों को अच्छे से एक दूसरे से बनानी चाहिए। तुम तो लू को इतना पसंद करती हो तो जब तुम दोनों साथ रहोगे और ये जब तुम्हारी अच्छाई देखेगा ना तो ये भी तुम्हें पसंद करने लगेगा, तुम यकीन रखो। जिया सोचती है कि हाँ इसे तो मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मेरा सर दुख रहा है तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। फिर वो जाने लगते हैं और ग्रैंडमा सोच रही होती है कि मैं इन्हें मना के रहूँगी और इन लोग की शादी तोड़वा के रहूँगी। और जिया तो ये पैसों का चेक लेकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे मैन मिले ना मिले पैसे तो मेरे ही हैं। फिर लू के ग्रैंडपा उससे बात करने के लिए उसे स्टडी रूम में लेकर जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम रैन को फिर लू के ग्रैंडपा उसे बात करने के लिए स्टडी रूम में लेकर जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी रैन को भूल नहीं पाए हो। तो फिर लू अपने ग्रैंडपा को इस बारे में बता देता है कि एक्चुअली मैंने रैन को डेट करने के लिए इसलिए माना था क्योंकि उसने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी और उसने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि बस मैं उसे डेट करने के लिए मान जाऊँ। तो फिर मैंने बस उसका कर्ज उतारने के लिए उसे हाँ बोल दिया। तो फिर ग्रैंडपा सुनकर शॉक होते हैं और कहते हैं कि तुमने बस इस वजह से उसे हाँ बोल दिए थे, तुम क्या पागल हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडपा आप ही ने तो मुझे सिखाया ना कि मुझे लू फैमिली का वारिस बनने के लिए अपने सारे प्रॉमिस पूरे करने होंगे और मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो मैं तो फैमिली के रूल्स ही मान रहा हूँ। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा तो तुम फैमिली के रूल्स की वजह से परेशान थे और फैमिली को सबक सिखाने के लिए उस रैन का यूज़ कर रहे थे। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि रैन को जब मैंने 30 मिलियन का चेक दिया था कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए तो वो चली गई थी, तो इसका ये मतलब है कि उसे तुम्हारी बिल्कुल नहीं पड़ी है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि यहाँ से जाने के बाद चेक को देखकर इतनी खुश हो रही होती है और सिस्टम से पूछने लगती है कि क्या मैं इस 10 मिलियन को अपने असली दुनिया में लेकर जा सकती हूँ। तो सिस्टम उसे हाँ बोलती है। तो फिर जिया तो बहुत खुश हो जाती है और फिर दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जिसे इस बारे में पता लग जाता है कि लू और जिया की शादी टूटी ही नहीं। फिर बहुत ही गुस्सा होती है और जिया की उसी रूममेट को फिर से मैसेज करती है और उसे अपना नया प्लान बताती है। और फिर हम देखते हैं कि जिया की ये रूममेट उसे कॉल करके उसे कहती है कि क्या तुम मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए आओगी। तभी इतने में हान घर पर आया होता है और जिया को बताता है कि हमारे सिस्टर और ब्रदर घर पर आने वाले हैं। तो फिर जिया ही सुनते के साथ ही अपनी उस रूममेट को कॉल करके कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ। जब हान को ये पता लगता है तो वो इसे कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि वो हमारे ब्रदर के पीछे पड़ी हुई है और ब्रदर उसे बहुत ही डरता है। तो जिया कहती है कि मेरी फ्रेंड
हमारे ब्रदर की बहुत बड़ी फैन है तो उसमें क्या है। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से जाने लगती है और उसकी मन की बातें सुनकर हान सोचता है कि मुझे भी इसके साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएगी। फिर दोनों साथ में हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जिया हान को अपनी फ्रेंड के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा करने के लिए भेज देती है। और तभी हम देखते हैं कि जिया की रूममेट उसे कोई ड्रग दे रही होती है ताकि वो लू को मिलाकर उसे दे दे और फिर वो उसके जान में फंस जाएगा। तो फिर जिया इसे ले लेती है और तभी हान बाहर से ये सब देख रहा होता है कि जिया कुछ नया प्लान कर रही है। फिर हम देखते हैं कि रात में जिया जब अपने घर में घूम रही होती है तभी इसे इसका दूसरा वाला भाई मिल जाता है जो कि अभी वापस आया है। और वो भी जिया की मन की बातें सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि मॉम डैड और भाई ने मुझे सही बताया था कि हमारी सिस्टर की मन की बातें हमें सुनाई देती है। फिर ये भी जिया की सारी मन की बातें सुनकर समझ जाता है कि वो क्या प्लान कर रही है। फिर वो उसी ड्रग के बारे में किसी को कॉल करके पता लगाने के लिए बोलता है कि ये है क्या। और फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर लू को भी घर पर बुलाई होती है और वो अपने भाई और लू दोनों के लिए ग्लास में इसी मेडिसिन को मिलाकर दे रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि ये सब देखने के लिए जिया के मॉम डैड भी घर पर आ चुके होते हैं और उसका भाई हान भी और उसकी सिस्टर भी जो कि हॉस्टल में पढ़ रही थी और अब घर आ गई है। और इन सभी को जिया की सारी बातें सुनाई दे रही होती है कि वो यहाँ पर ये सारी मेडिसिन मिलाते हुए क्या बातें कर रही है। हम देखते हैं कि लू यहाँ बैठा होता है और वो भी जिया की बातें सुनते हुए सोचता है कि जिया की फैमिली को लग रहा है कि सिर्फ वो ही उसकी बातें सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं भी हूँ जो उसकी बातें सुन सकता हूँ, उन लोग को पता भी नहीं है। जिया के प्लान के हिसाब से उसकी रूममेट यहाँ पर ये सब देखने के लिए पहुँचती है और उसके पीछे पीछे रैन भी आई होती है। और फिर हम देखते हैं कि जिया इस मेडिसिन को मिलाने के बाद चाय लाकर अपने भाई और लू दोनों को दे देती है और लू का भाई सब सोच रहा होता है कि ये इतने खुलेआम हमें ड्रग दे रही है। फिर जिया का भाई यहाँ पर पीने से पहले सोचता है कि मैं इसे बाद में एक्सपोज करूँगा और वो पी लेता है। और ये देखकर हान यहाँ पर शॉक हो रहा होता है कि भाई कितना ब्रेव है। फिर लू नहीं पी रहा होता है तो जिया कहती है कि मेरे भाई ने तो पी लिया, अब तुम भी पी लो, और वो उसे ज़बरदस्ती पिला देती है। तो ये ऊपर से लोग देखकर बहुत ही शॉक हो रहे होते हैं। फिर जिया इन लोग से कहती है कि तुम लोग आपस में बातें करो और वो चली जाती है। तभी जिया का भाई लू से कहता है कि मैं अपना मुंह धोकर आता हूँ और वो भी चला जाता है। तो लू कहता है कि ठीक है, मुझे भी जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया की रूममेट के पास उसके डैड पहुंच जाते हैं और वो उसे थप्पड़ लगाने लगते हैं। तो रैन तो डर के यहाँ से भाग जाती है और जिया ये सब देखकर सोचती है कि अरे वाह, प्लॉट में और ट्विस्ट आ गया है। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और इसकी रूममेट के डैड उसे मार मार के उससे पैसे ले लेते हैं। फिर जिया जैसी घर पहुँचती है तो लू को रोकती है और कहती है कि तुम तो यहाँ घर पे मेरे साथ अपनी रिलेशनशिप और डेवलप करने आए थे ना, तो भाग क्या रहे हो। लू मन में सोचता है कि आखिर इसने मुझे वो ड्रग दी क्यों है। फिर वो इसे पीछे छुड़ाकर जाने की कोशिश करता है तो जिया उसे जाने नहीं देती और उसे पुश करके उसे किस करने लग जाती है। ऊपर से उसके मॉम डैड भाई और सिस्टर सब देख रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी शर्मा रहे होते हैं। जिया यहाँ पर लू का शर्ट भी खोलने लगती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो कहता है कि हम लोग लिविंग रूम में, कम से कम इससे बेहतर होगा कि रूम में चलो। तो फिर जिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और वो उसे रूम में लेकर जाती है। पर रूम में जाते के साथ ही लू तो इसे जल्दी से बाहर धक्का दे देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर जिया अपने आप को समझाती है कि आखिर मैं इसके लिए इतना अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हूँ, मुझे तो बस अपना गोल पूरा करना है जो कि अब हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि लू अपने आप को कंट्रोल करने के लिए शावर ले रहा होता है और वो सोचता है कि नहीं, मुझे अपने प्राइवेट डॉक्टर को जाके दिखाने होगा। दूसरी तरफ जिया सोच रही होती है कि अब ये काम तो हो गया है, अब मुझे अपने भाई के पास जाकर उसके ऊपर लिपस्टिक का निशान लगाना होगा और इस बारे में अपनी फैमिली को बताकर सारा इल्ज़ाम उस रूममेट पे लगाना होगा ताकि फिर मैं अपने भाई से उसका पीछा छुड़ा सकूं। जिया की पूरी फैमिली ये सारी उसकी मन की बातें सुनकर सोचते हैं कि अच्छा, तो इसका ये सारा प्लान था। अच्छा हुआ हमें इसकी मन की बातें सुनाई देती है, नहीं तो हम लोग फिर से इसे गलत समझ लेते। फिर जिया अपने उस दूसरे भाई को ढूंढने जा रही होती है और इसकी पूरी फैमिली छुप कर यहाँ खड़े होते हैं और डर रहे होते हैं कहीं जिया उन्हें देख ना ले। और फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपनी कोई चीज़ भूल जाती है तो वो वापस से उसी रूम में जाती है जिस रूम में लू छुपा हुआ है। जैसे वो डोर खोलती है तो लू यहाँ से बाहर ही निकलने वाला होता है और वो और जिया एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर लू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो और जिया साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान यहाँ पर इन दोनों को साथ में रूम में देख लेता है और फिर लू जिया के साथ मिलकर उसकी पूरी फैमिली के सामने बैठा होता है और वो जिया के मॉम डैड से इस बारे में बात करता है कि अब वो जिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और वो अपनी फैमिली में बात करेगा कि उसकी और जिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो फिर जिया के मॉम डैड तो तुरंत ही मान जाते हैं कि वो इस बारे में उसके ग्रैंडपा से बात करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि लू की फैमिली यहाँ पर जिया की फैमिली के साथ बाहर डिनर पे जाते हैं और ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते हैं और इन लोग की शादी की डेट भी फिक्स करते हैं 3 दिन बाद। तो पूरी फैमिली शॉक हो जाते हैं कि इतनी जल्दी शादी। जिया कहती है कि ग्रैंडपा ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैंने मास्टर से डेट निकाला और ये बहुत ही अच्छी डेट है।
फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तो जिया और लू की एंगेजमेंट को पब्लिकली अनाउंस भी करते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट को भी बुलाए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पार्टी में जिया की मॉम की कोई फ्रेंड आई होती है उनसे मिलने के लिए, और जिया को स्टोरी के हिसाब से पता होता है कि ये उसकी मॉम को रास्ते से हटाना चाहती है और उसकी स्टेप मदर बनना चाहती है। जिया की मॉम ये सारी बातें सुन लेती है तो फिर वो अपनी फ्रेंड से दूर होने लगती है। तभी ये फ्रेंड यहाँ पर गुस्से में जिया की मॉम को चाकू मार देती है उन्हें रास्ते से हटाने के लिए, और जिया की मॉम के पास उनकी पूरी फैमिली आ जाती है उन्हें उठाने के लिए। और तभी मौका देखकर रेन जिया को पानी में ढकेल देती है और फिर जिया यहाँ पानी में डूबने लगती है। तभी सिस्टम उसे कहता है कि स्टोरी का प्लॉट पूरा ही चेंज हो गया था और अब उसने इस मिशन को कंप्लीट कर लिए क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उसे पसंद कर रहे हैं। तो फिर जिया कहती है कि क्या फिर अब मैं यहाँ इस दुनिया से जा सकती हूँ, तो सिस्टम उसे हाँ कहती है। तभी इतने में लू यहाँ फिसल जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है और वो पानी में बेहोश हो जाता है। तो जिया उसकी केयर करने लगती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी इतने में लू को होश आ जाता है और वो जिया को किस कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जिया की फैमिली यहाँ पर उसकी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल के लिए लेकर जाते हैं इस लेडी की। और तभी यहाँ पर इस लेडी का हस्बैंड आ जाता है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि वो अब उसे छोड़ेगा नहीं। फिर जिया और लू पानी से बाहर आ जाते हैं और सिस्टम जिया को बताने लगती है कि अगर वो चाहे तो वो इस दुनिया में रहने का भी सोच सकती है, उसके पास दूसरा ऑप्शन है। तभी इतने में लू जिया को पीछे से हक करने लगता है और उसे रोकने लग जाता है। तो जिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अगर मैं रुक गई तो फिर मुझे 10 मिलियन कौन देगा। तो लू कहता है कि मैं दूंगा और मैं अपने सारे शेयर्स भी तुम्हें ही दे दूंगा। तो फिर जिया तो तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। फिर इसके बाद ये लोग सभी जिया की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए होते हैं और जिया की मॉम अब बिल्कुल सेफ होती है और वो इन लोगों से कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तभी जिया यहाँ पर इन सभी से पूछ लेती है कि वो लोग आखिर उसकी क्या मन की बातें सुनते हैं, तो वो सभी यहाँ पर मान लेते हैं कि हाँ। फिर जिया कहती है कि तभी तो आप लोग को सारी चीज़ें पता लग जाया करती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और लू साथ में घर जाने के बाद अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सिस्टम जिया को फिर से बताने लगता है कि एक्चुअली में सिस्टम में बग आ गया था और उसकी सारी मन की बातें बाकी लोगों को सुनाई दे रही थी, जबकि ये तो उसकी पावर थी। तो जिया कहती है कि सच में। फिर सिस्टम उसे पूछती है कि क्या तुम हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना चाहोगी। तो जिया पूछती है कि क्या मैं यहाँ हमेशा भी रह सकती हूँ। सिस्टम उसे हाँ बोलती है। तो फिर जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं तो यहीं पर रहना चाहूँगी, ये दुनिया ज़्यादा मज़ेदार है और वैसे भी रियल वाली दुनिया में तो मैं तो एक ऑर्फन हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पे रहूँ। यहाँ पे मेरा लवर भी है, मेरी फैमिली भी है, मैं खुश रहूँगी। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।